The content provided in this video is for educational purposes only. While every effort has been made to ensure accuracy, we do not claim absolute correctness. Viewers are advised to cross-check with official sources. This video is not affiliated with any government body. जय हिंद। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद नीतू मैम में, जहां हर दिन मिलते हैं आपको करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस जो है ना, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बनेगा। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, देखो हर दिन कोई ना कोई दिवस मनाया ही जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स के लिए। तो चलो आज देखते हैं राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस आखिर क्या है, क्यों मनाया जाता है। तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन नीरज चोपड़ा जी, जो नीरज चोपड़ा है, यहाँ पे फोटो लगा के रखा है, जो नीरज चोपड़ा है ना, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी हो गई है ना। तो इसे याद करने के लिए भी मनाया जाता है और खेल के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े, इसके लिए भी इसे मनाया जाता है। अब थोड़ा जानते हैं कि भाला फेंक आखिर होता क्या है। भाला फेंक जो होता है ना, इसको इंग्लिश में जेवलिन थ्रो कहा जाता है। ये जो होता है ये एक ट्रैक और फील्ड कंपटीशन होता है। देखो ऐसा रहता है, ट्रैक और फील्ड ये बना रहता है इस टाइप का। तो बड़े बड़े मैदानों में बनाया जाता है। तो इसमें एक भाला फेंक ही नहीं होता है, बहुत सारे खेल जो है वो आयोजित किए जाते हैं। तो ये ट्रैक और फील्ड कंपटीशन होता है। जो ट्रैक और फील्ड होता है ना, इसको एथलेटिक्स कहा जाता है। और जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनको एथलीट कहा जाता है। तो ये खेल जो है ना, सिर्फ भाला फेंक का नहीं है। ये खेल जो है, इसमें दौड़ना, कूदना, फेंकना और भी अलग अलग तरह के कंपटीशन जो है वो किए जाते हैं। बस मारना पीटना नहीं होता। ये एक ऐसा खेल है जो ट्रैक और मैदान पर ही आयोजित किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें लंबी और बड़ी जगह चाहिए होगी, तभी तो ये खेल हो पाएगा। अभी इसके अंदर क्या क्या खेल जो है वो इंक्लूडेड है, वो भी थोड़ा देख लो। तो इसके अंदर जो आयोजित किए जाते हैं उसमें स्प्रिंट है, लंबी दूरी की दौड़ है, बांधा दौड़ है, लंबी कूद, ऊंची कूद, ट्रिपल जंप हो गया, पोल वॉल्ट हो गया, शॉटपुट हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, हैमर थ्रो हो गया, और ये हमारा जेवलिन थ्रो हो गया। तो ऐसे कंपटीशन जो है इसमें किए जाते हैं। अब ये जेवलिन थ्रो जो होता है ना, इसमें एक लंबी भाला को लेकर दो एथलीट्स जो होते हैं वो दौड़ते हैं और जितनी ज्यादा हो सके उतनी दूरी पर इसको फेंकने की कोशिश करते हैं। और जब जो सबसे ज्यादा दूरी पर फेंकता है वो इस कंपटीशन का क्या होता है, विनर हो जाता है। ये जो भाला होता है ना, ये 2.5 मीटर लंबा होता है। जब मेल इस कंपटीशन को करते हैं तो उसको डेकाथलॉन कहा जाता है, और जब फीमेल इस कंपटीशन को खेलती हैं तो करती हैं तो हेप्टाथलॉन कहा जाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे कि ये कब इसका स्टार्ट हुआ था। तो ये जो इसकी शुरुआत है ना, शुरुआती रिकॉर्ड इसकी जो है वो 708 ईसा पूर्व है। ठीक है, प्राचीन ग्रीस के ओलंपिक खेलों में इसको पाया गया था। 1908 में मेल लोगों के लिए स्टार्ट करा गया और 1932 में इसको फीमेल लोगों के लिए स्टार्ट करा गया। ठीक है, ओलंपिक में शामिल किया गया, स्टार्ट नहीं करेगा, ओलंपिक में इसको शामिल किया गया। सबसे पहले जो इंडिया के अपने जो है सबसे पहले एथलीट जिन्होंने खेला था, उनका नाम है गुरतेज सिंह, और उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1959 में, पंजाब में हुआ था। वो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत का जो है प्रतिनिधित्व करने वाले पहले एथलीट बने थे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 200 अरब अमेरिकी डॉलर के अवसर का द्वार खोलना रिपोर्ट निम्न में से किसने जारी की है? तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजीव गौबा। ऑप्शन नंबर डी, राजीव गौबा। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये जो है ना, ये चार्ज होके चलती है, इसमें पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। बट ये भी बहुत तरह के होते हैं, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन, जिसको ईवी शॉर्टकट में कहते हैं, ईवी जो होते हैं ना, ये पेट्रोल डीजल इन सब ईंधन के बजाय बिजली से चलते हैं। बैटरी होते हैं इसके अंदर, बैटरी में बिजली से ऊर्जा जमा किया जाता है और इसको ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो चलता है। तो गाड़ी भी क्या करती है, वो चलती है। अब अगर पहली इलेक्ट्रिक कार के बारे में बात करी जाए तो उसका नाम है लबर्ट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, लबर्ट नाम था।
तो 2 ही सीट वाली गाड़ी थी ये, तो इसीलिए इसका नाम भी लवर्ड था शायद, ठीक है। और इसको 1993 में कब बनाया गया था? 1993 में बनाया गया था। इसको एडी कंपनी ने बनाया था। ये जो है ना सबसे पहले दिल्ली में हुए ऑटो एक्सपो में जनता के सामने जो है इसको पेश किया गया था। इसके बाद 2001 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने रेवा नाम का एक इलेक्ट्रिक कार जो है लॉन्च किया था, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं ये बहुत तरह के होते हैं ईवी। तो एक होता है BEV, ठीक है, BEV। ये क्लियर यहाँ पे इमेज नहीं आया है, तो ये आप लोग देखो ऐसे ही, मतलब थोड़ा बहुत तो क्लियर दिख ही रहा है, मैं बता रही हूँ, सुन लो तो इसको समझ लोगे। BEV, ठीक है, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन। तो ये जो वाहन होती है ना, ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड होती है? बैटरी पे ही डिपेंड होती है। इसको चार्ज करने के लिए प्लग इन किया जाता है और ये चार्जिंग से चलती है। अभी दूसरा हम लोग देखेंगे, तो दूसरा है हमारा PHEV, ठीक है, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन। तो ये जो वाहन होती है ना, पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही यूज करती है, दोनों से ही इसको चलाया जा सकता है। तो इनको प्लग इन करके चार्ज भी किया जा सकता है। एक और होता है HEV। क्या होता है? HEV, ये होता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन। तो ये जो वाहन होता है ना, ये पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर ये भी दोनों का यूज करती है, लेकिन इनको प्लग इन करके चार्ज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इनको ये चार्ज नहीं कर सकते, प्लग इन नहीं कर सकते इसको। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है। नेक्स्ट होता है कि FCEV। क्या होता है? FCEV, ठीक है, लिख नहीं पा रही हूँ यहाँ पे, FCEV। तो कोई नहीं, आप लोगों को PDF मिल जाएगा, इसमें नहीं बैठती है मेरी राइटिंग, ठीक है। तो आप लोग सुनो, इसको समझ लो, माइंड में रहेगा तो बस हो जाएगा, ठीक है। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन। तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन जो होता है ना, ये वाहन हाइड्रोजन ईंधन सेल का यूज करता है, जो क्या करता है? बिजली पैदा करता है, उत्पन्न करता है और इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने लगता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के होते हैं, ये मैंने बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसके द्वारा द कॉन्शियस नेटवर्क नामक किताब लिखी गई है? तो देखो ये लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा, सुगाता निवास राजू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल में। देखो आपातकाल के बारे में तो सबको ही पता होगा, जब इमरजेंसी लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन आज जो है ना हम लोग जानेंगे इसकी कहानी क्या है, ये हुआ कैसे था। तो अच्छा, पहले इस बुक के बारे में जानते हैं। तो ये बुक जो है, अमेरिका में जो भारतीय रह रहे थे ना, तो वो लोग भी आपातकाल जब यहाँ पे लगा था तो उसके खिलाफ वो लोग भी वहां पे आवाज उठा रहे थे। बहुत सारे उन लोगों ने भी बहुत सारे चीजें करी ऐसे इसको रोकने के लिए। तो उनके बारे में कोई नहीं जानता है, तो उनके बारे में लोगों को बताने के लिए, लोगों को उनके बारे में भी जागरूक करने के लिए क्या है कि इस किताब का जो है वो ये इस किताब को जो है वो लिखा गया है। 1970 के दशक के बारे में बात करें तो 1975 से लेकर 1977 तक भारत में आपातकाल जो है लागू कर दिया गया था। तो आपातकाल किसने लागू कराया था? इंदिरा गांधी ने लगाया था। उस टाइम पर राष्ट्रपति थे हमारे फरुखुद्दीन अली अहमद, तो इन्होंने घोषणा की थी, ठीक है। आपातकाल की घोषणा हुई थी 25 जून 1975 को की गई थी। और ये खत्म कब किया गया था? ये खत्म किया गया था 21 मार्च 1977 को इसको खत्म किया गया था, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या था, क्यों हुआ ये। जब 1970 का दशक चल रहा था ना, तो स्टार्टिंग फेज में भारत में बहुत सारे उथल पुथल चल रहे थे। भारत में राजनीतिक अशांति फैली हुई थी, समाज में असंतोष बढ़ा हुआ था। जो जितने भी स्टूडेंट्स है और विपक्षी दल के जितने भी नेता वगैरह थे, तो सब लोग जो है अलग अलग तरीके से अपने अपने ढंग से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, इन सब के खिलाफ है ना वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक आया कि 12 जून 1975 को ये आया था कि 1971 के चुनाव में सरकारी मशीन के दुरुपयोग के रूप में जो है इंदिरा गांधी को दोषी पाया जाता है। तो ये जो फैसला आया ना, इसके बाद जो है लोग जो है जनता जो है इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगने लगी और ये मांग बहुत तेज हो गई। तो इंदिरा गांधी ने देश में क्या किया, आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा जो है वो कर दी। अभी आपातकाल की घोषणा तो कर दी, इसके बाद आपातकाल लागू हो गया। उसके बाद क्या, ये पता है ये ना पूरे 21 महीने तक ये जो है कंटिन्यू चला, मतलब लगभग 2 साल ये चला।
आंतरिक अशांति तो लग गई, आपातकाल तो लग गया आंतरिक अशांति का हवाला देकर। उसके बाद क्या हुआ, नागरिक स्वतंत्रताएं जो है निलंबित कर दी गई, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया गया, राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर संजय गांधी के नेतृत्व में भी बहुत कुछ होने लगा है ना, जबरदस्ती जो है बहुत सारे कार्यक्रम शुरू कर दिए गए। इस दौरान में 1 लाख से भी ज्यादा राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और भी जो असंतुष्ट लोग थे, जो किसी न किसी तरह से कुछ ऐसे कर रहे थे प्रदर्शन, तो उन सबको जेल में डाला गया। इसके बाद इसको समाप्त किया गया आपातकाल को 21 मार्च 1977 को। और इसके बाद जब चुनाव हुए तो ये लोग बुरी तरह से चुनाव में हार गए। इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को सबको हार का सामना करना पड़ा। इसे अक्सर भारतीय लोकतंत्र में, इतिहास में सबसे काले समय के रूप में याद किया जाता है। इस बीच जो ये घटना घटी ना, इस बीच अमेरिका में भी कुछ भारतीय रह रहे थे, जैसे कि उनका नाम था SR हिरेमठ, आनंद कुमार, श्री कुमार पोद्दार, रवि चोपड़ा, PK मेहता। तो ये कुछ भारतीय थे जो अमेरिका में रह रहे थे, और ये लोग जो है ना, वो भारत में आपातकाल का विरोध जो है वहाँ अमेरिका में ये लोग कर रहे थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया उन लोगों ने, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन लोगों ने। ये लोग जानते थे कि अगर ये लोग विरोध करेंगे तो इनका जो है करियर है वो खतरे में आ सकता है, इनकी सुरक्षा वाली बात भी थी, लेकिन फिर भी ये लोग बिना डरे जो है आपातकाल के खिलाफ वहां से आवाज उठा ही रहे थे। तो ये बुक जो है ना, उन लोगों के लिए ही लिखा गया है जिनके बारे में जो भारतीय लोग अमेरिका में थे, उनके बारे में लिखा हुआ है। ये किताब उनके बारे में ही विस्तार से बताती है कि कैसे उन लोगों ने आपातकाल का विरोध वहां पे किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सारा तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर डी, देख सकते हो सचिन तेंदुलकर की ये बेटी है। तो चलिए इसको समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्यों इतना लोकप्रिय होता जा रहा है अपने पर्यटन को लेके अपनी। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता ही जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व स्तरीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो है वहाँ पे इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सी वहाँ पे जगह है, इतनी सुंदर सुंदर जगह है कि लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। प्राचीन समुद्र तट व वर्षा वन से लेके पृथ्वी की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति तक वहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रमंडल है, ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की मुख्य भूमि, तस्मानिया द्वीप और भी कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर ये देश जो है वो बना है। इस देश का कुल क्षेत्रफल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 76,88,287 किलोमीटर तक का है, जो इस दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है और ओशिनिया का सबसे बड़ा देश ये बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित 2025 पैन अमेरिका हॉकी कप में महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। 2025 महिला पैन अमेरिकन कप जो है पैन अमेरिकन हॉकी फेडरेशन के द्वारा आयोजित अमेरिका की चतुर्भुज अंतर्राष्ट्रीय महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप महिला पैन अमेरिकन कप का ये 7वां संस्करण था। ये टूर्नामेंट जो है 24 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक उरुग्वे के मोटे वीडियो में पुरुषों के टूर्नामेंट के साथ साथ में आयोजित किया गया था। ठीक है, डबल चैंपियनशिप है यहाँ पे। अर्जेंटीना जो है ना, इसने ये टूर्नामेंट जो है वो 4 बार जीता है। कनाडा और क्यूबा दोनों ने एक एक बार ये टूर्नामेंट जीता है। पैन अमेरिका हॉकी कप पहली बार 2000 में स्टार्ट हुआ था। ये प्रतियोगिता जो है ना, पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए होता है। ठीक है, पैन अमेरिका हॉकी कप के बारे में थोड़ा और जानते हैं हम लोग। ये एक क्षेत्रीय हॉकी टूर्नामेंट है जो पैन अमेरिकन हॉकी महासंघ PAHF के द्वारा आयोजित किया जाता है। 2000 में पहला पुरुष पैन अमेरिका कप जो है चिली में आयोजित किया गया था। 2001 में पहला महिला पैन अमेरिका कप भी जो है वो भी चिली में ही आयोजित किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में
मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग हो गया है? भाई रूस रशिया जो है वो अलग हो गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। देखो क्या है, समझते हैं इस चीज को। 1987 में INF संधि, ये INF संधि क्या है, ठीक है, तो INF संधि क्या है इसको भी हम लोग जानेंगे। इस संधि में 500 से लेकर 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली जो जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल है उस पे प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है। तो अमेरिका ने 2019 में इस संधि से खुद को अलग कर लिया था और आरोप लगाया था कि रूस संधि का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन अभी हाल ही में रूस ने भी संधि से क्या हुआ है, अलग अलग होने की उसने भी घोषणा कर दी है और उसने क्या कहा है कि अमेरिका संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने में विफल रहा है। परमाणु शक्ति संधि, ठीक है, जिसे परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि भी कहा जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्या मोटिव है, तो परमाणु हथियारों को व्यापक रूप से प्रतिबंधित करना है और उनका पूर्ण उन्मूलन करना है, ठीक है। ये 7 जुलाई 2017 को अपनाया गया था और 20 सितंबर 2017 को हस्ताक्षर के लिए इसको ओपन कर दिया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। भारत सरकार ने हाल ही में सारनाथ, यहाँ पे थॉ भी था, ये छिप गया है थोड़ा सा, तो सारनाथ 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये सबको पता होगा आई होप सो, ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए समझते हैं ये क्या है, यूनेस्को है ना। सारनाथ उत्तर प्रदेश में, सबको पता है। 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित होने के लिए भारत के द्वारा इसको नामांकित किया गया था। ये कहाँ है, तो वाराणसी के पास स्थित है और बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थान है ये। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश जो है दिया था। यूनेस्को के बारे में थोड़ा समझते हैं। यूनेस्को क्या है, विश्व धरोहर स्थल है। वे सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल जिनको जो सार्वभौमिक मूल्य का माना जाता है, जैसे कि उसको बहुत वो ऐसा मतलब ऐतिहासिक प्लेस हो गया कुछ, या फिर जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एकदम वो धरोहर हो गया, होता है ना धरोहर, बोला जाता है कि ये धरोहर है क्या, तो ये धरोहर देश का हो जाता है अपना। जो सुंदर सुंदर जगह होती है ये हमारे देश की क्या हो जाते हैं, धरोहर हो जाते हैं। तो इन सबको ना यूनेस्को की में शामिल किया जाता है, सूची, इनका लिस्ट किया जाता है, सूची में अंकित किया जाता है। तो अभी तक टोटल भारत में 44 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से 36 जो है वो सांस्कृतिक है, 7 जो है वो प्राकृतिक है और 1 जो है वो क्या है, मिश्रित स्थल शामिल किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस स्थान पर इसरो ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए होप मिशन लॉन्च किया है? चलो जानते हैं होप मिशन क्या है। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। देखो यहाँ पे फोटो मैंने ऐसा लगाया, देख के ही समझ में आ जाएगा। तो ये जो स्टार्ट किया गया है ना, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1 अगस्त 2025 को लद्दाख में 10 दिवसीय उच्च ऊंचाई वाले आइसोलेशन प्रयोग को स्टार्ट किया गया है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित किया गया है इस मिशन को। क्यों आयोजित किया गया है? देखो बहुत सारे ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो चंद्रमा पर या मंगल में जाते हैं, तो एक लंबे समय के लिए वो लोग अंतरिक्ष की यात्रा जो है वो करते हैं। तो उनको पहले से प्रिपेयर कर दिया जाए, उन सब के लिए ये होप मिशन जो है लॉन्च किया गया है। ये पहल जो है ना भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और भविष्य के जो भी अंतर्ग्रहीय अन्वेषण की तैयारियां होगी उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अभी होप के बारे में समझते हैं थोड़ा और। भारत की अंतरिक्ष समरूप अनुसंधान सुविधा, ठीक है, लद्दाख के त्योकर के पास स्थित है। हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, ठीक है, होप का ये फुल फॉर्म है। इस मिशन को इसरो ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन का अभ्यास करने के लिए जो है वो स्टार्ट किया है। जब वो यात्री यात्रा करेंगे तो उस टाइम पर उनका जीवन कैसा होगा, कैसे मतलब एक्सपीरियंस होगा, वो सब जो है ये सब जो है स्टार्ट करने के लिए इसको उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए इसका जो है वो ये स्टार्ट किया गया है होप को। इसे बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म ने बनाया है और इसका उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष नारायण ने मिशन शुरू होने से 1 दिन पहले किया है।
इसको यहीं पे क्यों बनाया गया, यहीं पे क्यों रखा गया लद्दाख के यहाँ पे? ये जो स्थान है ना, चंद्रमा के जैसे जो यहाँ पे है चट्टानी सतह है, ठंडी मरुस्थलीय जलवायु है, कम ऑक्सीजन का स्तर है, इसे अंतरिक्ष जैसा तनावपूर्ण वातावरण है यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए इसे लद्दाख के तसोकर के पास जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि वो फील आ सके कि हाँ ये जो है चंद्रमा के जैसे जमीन पर है। इससे क्या होगा, चुनौती और भी बढ़ जाएगी। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य है लक्ष्य उच्च ऊंचाई, पृथकता और कठोर परिस्थिति में भी मानव स्वास्थ्य और प्रदर्शन पर प्रभाव का अध्ययन कर सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस राज्य ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया है? तो नागालैंड ने किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। देखो ये बहुत बड़ा विशालकाय है, जानेंगे इसके बारे में भी। इसकी लंबाई जो है ना लगभग 60 सेंटीमीटर तक, और इसका वजन जो है 35 किलोग्राम है। इसका जीवन काल जो है वो 80 से 100 वर्ष तक का है। एशियाई विशालकाय कछुआ, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय कछुआ है। ये उष्ण कटिबंधीय वन पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। कैसे निभाता है? तो ये धीमी गति से चलने वाला एक शाकाहारी कछुआ है। ये बीजों के प्रसार, मृदा पुनर्चक्रण और वन परिस्थिति के संतुलन को बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कैसे करता है तो वो हम थोड़ा सा जानेंगे। इन्हीं विशेषता, जो इसकी ये विशेषता है ना, देखो ये जो है ना पत्ते, फल, मशरूम और सड़ते हुए जो पौधे हैं ना, इनको ये खा लेता है। गतिविधि के बारे में बात करें तो दिनचर्या और एकांतवासी है। आर्द्र जंगलों में ये पनपता है, ठीक है। तो इसे जंगल का छोटा हाथी भी कहा जाता है। ये प्रजाति कहाँ पाया जाता है? ये प्रजाति जो है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के नम्र उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। अब जो स्टूडेंट ज्योग्राफी पढ़े होंगे ना, उनको पता होगा उष्ण कटिबंधी क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधी क्या होता है, ठीक है। भारत में एशियाई विशालकाय कछुआ कभी पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में व्यापक रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने वाला कौन सा देश बन गया है? ये 107वां बना है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। देखो अब ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है, ठीक है। तो जानेंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा अभी हम लोग। देखो सौर ऊर्जा पे आधारित देशों का एक सहयोग संगठन है ये। इसका जो शुभारंभ है भारत व फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की द्वारा ही किया गया एक पहल था, जिसका ये परिणाम है। और ये जो है पहल है ना, इन्होंने सबसे पहले लंदन में वेम्बली स्टेडियम में एक किया था। उसी दौरान, मतलब उद्बोधन के दौरान उन्होंने ये इसके बारे में चर्चा किया था। इसका मुख्यालय के बारे में बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में है ये इसका मुख्यालय। ये संगठन जो है ना, अब इसके बारे में थोड़ा देखो। कर्क व मकर रेखा के बीच में, कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित जो भी राष्ट्र है, राष्ट्र को एक मंच पर लाए, ऐसा इसका जो है वो लाए। तो ऐसे राष्ट्रों में धूप की उपलब्धता बहुलता है, ठीक है। जो देखो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में पड़ती है ना, तो उसमें बहुत अच्छी मात्रा में धूप जो है वो आती है, मिलती है। तो इस संगठन में ये सभी देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर बन जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा, ठीक है। तो ये क्यों किया गया है? दिव्यांग बच्चे जो होते हैं ना, उनको भी न्याय मिले, तो इसके लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। किशोर न्याय अधिनियम क्या है, इसको थोड़ा अभी हम लोग समझेंगे। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत इन विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी। ये क्या है किशोर न्याय अधिनियम 2015?
भारत में बच्चों से संबंधित कानून को और भी मजबूत और संशोधित करने के लिए इसे बनाया गया है, इस अधिनियम को। ये उन बच्चों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास पर केंद्रित है जो कानून का उल्लंघन करते हैं किसी न किसी तरह से, या फिर जिनको देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे कि दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो कानून का उल्लंघन किया हो, जब किसी बच्चे ने कोई अपराध किया हो, छोटा मोटा या जघन्य कैसा भी हो, और दूसरा जो जिन बच्चों को देखरेख और संरक्षण की जरूरत हो, जैसे जरूरतमंद बच्चे जो होते हैं वो, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को देखोगे उनके परिवार में वो अनाथ होते हैं, रोड पे हैं, तो कोई बच्चे हैं जो वो कुछ भीख मांग के खा रहे हैं, तो इस टाइप के बच्चे, ठीक है, ये दूसरे कैटेगरी में आते हैं। देख रेख और संरक्षण इस वाले कैटेगरी में आते हैं, और जो जिन बच्चों के द्वारा कोई अपराध हो गया हो वो पहले वाले कैटेगरी में आते हैं, कानून का उल्लंघन। तो ये दोनों ही इसी अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करना, जिसमें बाल अनुकूल प्रतिक्रियाएं, पुनर्वास कार्यक्रम, सामाजिक पुनः एकीकरण शामिल किया गया है। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की कोई भी लड़की या लड़का जो है उसको किशोर की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, ये जो किया गया है ना, इसके बारे में भी तो थोड़ा बताया नहीं मैंने। ये जो नियुक्ति की गई है, सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है, इसलिए की गई है ताकि जो किशोर बच्चे हैं, जो 18 वर्ष से कम बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको भी आसानी से न्याय दिला दिया जा सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल सुन नहीं पाते, वो इशारा करके बातें करते हैं, तो इन सब चीजों के लिए इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो, निम्न में से किस देश में दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB की खोज की गई है? ये अपने भारत में ही हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, भारत, बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो देखो, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं, ये ब्लड ग्रुप कैसे मिला। तो बेंगलुरु की एक महिला है, तो बेंगलुरु की एक महिला में ही CRIB नाम का ये सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप जो है वो पाया गया है। इसको CRIB नाम दिया गया है। ये ब्लड ग्रुप 10 महीने तक स्टडी करने के बाद पहचाना जा सका है कि ये दुर्लभ टाइप का है, और इसको नया नाम दिया गया CRIB, ठीक है, क्रोमोसोम्स रीजन आइडेंटिफाइड एज ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। सबको पता है कि ब्लड ग्रुप कई तरह के होते हैं, और जरूरत पड़ने पर लोगों को सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाया भी जाता है, खून चढ़ाया भी जाता है जब जरूरत होती है। तो कई लोगों का ब्लड ग्रुप रेयर भी होता है। जब कई लोगों का ब्लड ग्रुप रेयर होता है ना, तो इस मामले में डॉक्टरों की परेशानी बहुत बढ़ जाती है, उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसी का ये एक घटना है कर्नाटक का। तो कर्नाटक के बेंगलोर की एक महिला अपनी जो है वो सर्जरी करा रही थी। वो सर्जरी कराने के लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन जब डॉक्टर्स ने उनके ब्लड ग्रुप को मैच करने की कोशिश की तो वो मैच नहीं कर पाए। वो लोग बहुत शॉक्ड हो गए, मैच कर नहीं पाए। कम से कम महिला के परिवार समेत और भी 20 लोगों का ब्लड सैंपल लेने के बाद भी महिला के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हुआ। तो लास्ट में आखिरकार डॉक्टर्स ने सर्जरी कर दी, ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। महिला की सर्जरी जो है वो तो सक्सेसफुली हो गई, लेकिन इस ब्लड ग्रुप को लेकर ये लोग बहुत, मतलब इसको, ये तो एक बहुत चुनौती वाली बात बन गई ना कि ब्लड ग्रुप पहचान ही नहीं आ रही थी। तो 10 महीने की स्टडी के बाद पहचाना जा सका कि ये एक रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप है, और इसको नाम दिया गया है CRIB, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, निम्न में से किस देश में WHO IRCH हर्बल मेडिसिन सुरक्षा कार्यशाला की मेजबानी जाएगी? तो ये हमारा अपना प्यारा प्यारा भारत। आई लव माई इंडिया, ठीक है। कमेंट करना सबको, आई लव माई इंडिया क्या है, चलो समझते हैं इसे भी। भारत 6 से 8 अगस्त 2025 तक गाजियाबाद स्थित होटल फॉर्च्यून डिस्ट्रिक्ट सेंटर में WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉरपोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन IRCH वर्कशॉप की मेजबानी जो है वो करेगा। ये प्रतिष्ठित आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा WHO के सहयोग से और भारत चिकित्सा एवं होम्योपैथी औषधि संयोजन आयोग
के समर्थन से आयोजित किया जाएगा। तो ये याद रखना है, ठीक है। इस वर्कशॉप का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इसका मोटिव है हर्बल दवाइयों के लिए वैश्विक नियामक क्षमताओं को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन करना और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देना। यही इसका मेन मोटिव है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं क्लास डालूं तो आप लोगों को तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आप चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये एमसीक्यूज जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं इसका पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी। 13 क्वेश्चन थे आज के क्लास में। तो चलिए आज के क्लास यहीं तक रहेगा। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।